नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और त्रिसा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है।
दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट। बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। 2 दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के 3रे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिसा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। PV सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577, जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिसा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।